हम अपनी फिल्म्स की बात कर लें, और इससे पहले कि हम बात करें मैं चाहता हूँ कि हम ये पहले ट्रेलर देख लें ज़रा। देख लेते हैं, पहले ट्रेलर देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जी, ये फिल्म कमाने के लिए नहीं, ज़माने के लिए बनाई गई है। एडवेंचर और सर्वाइवल से, बेसिकली इस सर्वाइवल से भरपूर फिल्म है बियॉन्ड द वेटलैंड्स, और ये ऐसी फिल्म है जो K2 रीजन में शूट की गई है, फर्स्ट मूवी ऑफ द वर्ल्ड, और मनफी 30 डिग्री में शूट की गई है। और सिवाय 2 कैरेक्टर्स के तमाम बाकी जितने हैं वो रियल लाइफ हैं, और वो पता है कौन है वो रियल लाइफ कोपेमा हैं, पोर्टर्स हैं, जो कि इन जो है इलाकों के जिनको ना बादशाह कहा जाता है। और इसके अलावा दुनिया के जो मशहूर और मारूफ कोपेमा हैं लिटिल करीम, वो भी जो है इस फिल्म में किरदार निभाते नज़र आएंगे। गो के लिटिल करीम इज़ नॉट विद अस इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। तो इस सब पे हम बात करेंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर अरसलान माजिद को आज हमने मधु किया। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि कब इसका आपके जहन में आया ख्याल, कब आपने इसको कंसीव किया? सर ये इस तरह होता है कि 2017 में ना आई वेंट टू K2 बेस कैंप। अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी बड़ा शौकीन आदमी है पहाड़ों का, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें वीडियोस बनाने का शौक़ है तो मेरे साथ K2 चलो। तो मैंने पहले तो कहा कि यार मैं एडवेंचरस आदमी हूँ ही नहीं, मैंने क्या करना है जाके, बट ही जस्ट सेड कि नहीं तुम्हें जाना होगा, एक दफ़ा तुम चल के तो देखो। खैर वो ले गया मुझे वहाँ पे, और इट्स अबाउट 10 to 12 डे ट्रैक, जो आप कराची से अगर आप जाते हो इस्लामाबाद टू स्कर्दू से इट्स अबाउट 9 or 10 days बेसिकली आप वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो आई रियलाइज़ कि यार पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं फॉर लोकेशन फॉर फिल्म्स जो कि कभी यूटिलाइज ही नहीं हुई, राइट। मतलब आप अगर आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखो, वो जाते हैं न्यूजीलैंड जा रहे होते हैं या कहीं यूरोप के किसी आइलैंड में जा रहे होते हैं। इवन इस तरह की अल्पाइन मूवी एवरेस्ट एग्जैक्टली, राइट। तो वो पाकिस्तान में तो ये सब फ्री में मिला हुआ है हमें, राइट, एंड वी आर डूइंग नथिंग विद इट। तो उस ट्रैक पे फिर आई डिसाइडेड कि यार मैंने फिल्म तो बनानी है इवेंचुअली, बट द फर्स्ट फिल्म दैट आई विल मेक विल बी हियर। सही है। तो वो मैंने अपने आप को एक अपने आप से वादा किया था, एंड इट टुक मी अबाउट 5 years टू मेक इट हैपन। एंड दिसंबर 2020 में वी वेंट टू शूट दिस फिल्म इन अ प्लेस कॉल्ड हुशे वैली। यस। सो हुशे वैली इज़ बेसिकली द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ द लास्ट विलेज। मतलब इससे आगे कोई 200 किलोमीटर की रेडियस में कोई आबादी नहीं है। नहीं। तो फिर मतलब दिस इज़ बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, जो बॉर्डर लगता है, एक तो आपका हुंजा से साइड से निकलता है एंड दिस इज़ द अदर एंड ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पे हम गए एंड वी यूज्ड ऑल द, एज यू सेड, जितने भी हमारे टैलेंट हैं इसमें, कैरेक्टर्स हैं, वो सारे एक्चुअल माउंटेनियर्स हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो कि सिर्फ लोगों के सामान उठा के लेके जाते हैं, नॉट देम। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में K2 समिट करते हैं, राइट। एंड ये करने के लिए बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं ना, दे पे $thousands of dollars टू डू दिस, एंड दे आर डूइंग इट मतलब एवरी ईयर, और कोई उनको जानता नहीं है, राइट। तो थ्रू दिस फिल्म आई वांटेड टू हाईलाइट देम एज वेल कि पाकिस्तानियों अपने हीरोज़ को पहचानो। एंड अरसलान, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने हीरोज़ को पहचानें, उनकी कदर करें। वैसे तो एक अफसोस सी बात है कि कदर जो है वो होती मरने के बाद है, लेकिन ज़िंदगी में कर लें तो बड़ी बात है। वैसे एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो कि आपकी भी सोच है माशाल्लाह से, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे बताएं, अगर मैं स्पॉन्सर के हवाले से पूछूं, फाइनेंसिंग के हवाले से पूछूं, बजट के हवाले से पूछूं, क्योंकि जब भी कोई एक चीज़ बनाने के लिए सोचना सबसे पहले बजट जहन में आता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सो जो इसका एक्चुअल में जो प्रोसेस है ना पाकिस्तान में, वो इस तरह है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ फिल्म, you get in touch with any investor या producer या any media network, right? You tell them कि भाई मैंने ये करना है, and if they like your idea, they'll join in with you. हमारे साथ ये हुआ था कि once we had the first draft of the script ready, we approached a lot of investors and producers, and unfortunately हुआ ये कि मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, one of the very big producers of our country, मैं उनका नाम ही लूँगा। मैंने उनको सारे आइडियाज़ दिखा दिए विद द स्टोरी बोर्ड एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा आइडिया सब ठीक है, बट इसमें डांस नंबर का है, इसमें आइटम नंबर का है, राइट। एंड आई वाज जस्ट टेकन अबैक, यार ये क्या बात हो रही है, मतलब आप कहाँ आइटम नंबर करवाएंगे? एग्जैक्टली। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है वो आइटम नंबर से शुरू होती है और आइटम नंबर पे ख़त्म होती है। ऑल्दो का आइटम नंबर हमारा कल्चर नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स अगेंस्ट एवरी डिसेंसी वैल्यू जो आपके होते हैं। इसमें अगर कोई आपने सॉन्ग भी करना होता या कोई प्रोड्यूसर होता, वो आपसे पूछता जो लोकल बल्ती शिना लैंग्वेज है, उसमें कोई इस तरह का माउंटेन गाना होना चाहिए था। अच्छा, फिर आप जब उन्होंने ये कहा तो आपने जवाब क्या दिया?
मैंने कुछ कहा नहीं, मैं आई वाज जस्ट डिसअपॉइंटेड कि यार देयर आर सो मेनी हार्ड वर्कर्स हियर, सो मेनी टैलेंटेड पीपल हु हैव सच अमेजिंग आइडियाज़ एंड उनको फिर इस तरह आगे मौका नहीं दिया जा रहा. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ मीटिंग्स आई रियलाइज कि यार कोई फ़ायदा नहीं है टू convince anybody. If you want to make something happen and you know that your idea is good, just make it happen. So we invested our own money in this and हमने सारा शूट भी हमने सारा खुद किया and we first तो पहले हमें पता ही नहीं था ना कि करना किस तरह है. So we learned all the skills पहले. So it took a lot of time, just as I said, 5 years. तो 5 साल तो पहले सीखा कि यार करना कैसे है. सही. And then eventually once we were confident enough कि हाँ we can do it. So फिर अल्लाह का नाम लेके. अरसलान, इसमें एक सिचुएशन ये भी बनती है कि हाई एल्टीट्यूड पे आपके जो कैमरा है वो भी उस तरीके से काम नहीं करते. आप पहले तो ये बताइए सारा सामान लेके कैसे गए, इसका ख्याल कैसे रखा, और दूसरा ये कि वहाँ पे इसको काम में कैसे लाया भाई फिर. अच्छा, कैमरे के बारे में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में एक जो बेसिक आपको थोड़ी सी बता दूँ. जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 में ना ये कैप लगा देते हैं जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कि 0 डिग्री से नीचे अगर आप जाओगे तो फिर उसका देयर इज़ नो गारंटी कि इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज जो बैटरीज का इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा प्रोसेस है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो वी पहले रिसर्च किया कि कौन सा कैमरा लेके जाना है. तो वी फाउंड आउट कि देयर इज दिस वन मैन्युफैक्चरर जो कि एक वेदर प्रूफ कैमरा बनाता है. फिर वी बॉट दैट कैमरा. अच्छा. फिर यहाँ से हम कराची से लेके गए एंड देन अब वहाँ पे इस तरह है कि होशे वैली में देयर आर नो रोड्स. जी हाँ. मतलब एक पॉइंट आता है वहाँ तक ऑफ रोडिंग करके आप जीप में पहुँच जाते हो. उसके बाद ट्रैक है. मतलब देयर आर नो रोड्स, देयर इज़ नथिंग. आप अपने बैग में उठा के लेके जाओगे या जो खच्चर होते हैं वहाँ पे बेसिकली आप उसमें सामान लोड करके लेके जाते हैं. तो हमारा इस तरह था कि वी स्टेड एट होशे वैली बट वी वुड ट्रैक एवरी डे फॉर 1 आवर एंड देन मतलब 1 घंटा जाना 1 घंटा आना. अच्छा. जी. एंड वी हैड लिमिटेड टाइम. बेसिकली आप सनलाइट के हिसाब से यू हैव टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. उसके हिसाब से आपको करना होता है. सो फिर वी वुड टाइम आवरसेल्व्स कि किस तरह कितने बजे उठना है एंड देन उस टाइम में निकलना है एंड देन इट विल टेक 1 आवर टू रीच द लोकेशन. फिर वहाँ जाके सारा सेटअप करना है एंड देन वी हैव टू शूट एंड देन पैक अप बिफोर इट्स मगरिब. बेसिकली इफ़ यू स्टे पास्ट मगरिब देन इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज हम जहाँ पे थे ना वो दैट वाज इन्फेस्टेड विद दैट एरिया इज़ बेसिकली द हब ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड आइबेक्स. तो ये मगरिब के टाइम शिकार करते हैं. अच्छा. उनको कैप्चर करने के लिए फिर एक अलग पूरी वीडियो कैप्चर करने के लिए उनके लिए एक अलग पूरी साइंस है. अच्छा, मुझे इसमें फिर ये बताएं अरसलान के कितना अरसा लगा आपको ये पूरा शूट करने में. जो हम फर्स्ट जब गए थे ना तो 2020 के दिसंबर में हमारा जाना हुआ था एंड बेसिकली पिछले साल. सो पहले जो हम गए थे तो इट टुक अबाउट 2 वीक्स टू शूट द वीडियो द फिल्म. और हम जब वापस आए और हमने मूवी बनाई, फर्स्ट कट हमने बनाई तो वी थॉट कि नहीं इट्स ओके बट वी कैन डू बेटर. अच्छा. देन वी वेंट बैक अगेन दिस जनवरी एंड डिड सम रीशूट्स जो कि फिर से हम 2 हफ्ते में लगा के. आप गए जनवरी 2022 में? जी. ओके. अच्छा, तो ये आपने तब शूट किया और ये आपको पूरा जनवरी. सब तो हमने पूछ लिया, ये तो पूछा नहीं कि फिल्म है किस हवाले से, स्टोरी क्या है. नहीं, वो भी अभी पूछते हैं ना हम उनसे कि स्टोरी है क्या और किस पे है. तो ये आप जनवरी 2022 में आपने स्टार्ट किया, फैब में आई थिंक कंप्लीट हुई हो. नहीं सॉरी, दिसंबर 2020 में हम गए थे एंड देन दिसंबर टू जनवरी ऑफ लास्ट ईयर तक हमने 2 हफ्ते लगाए. ठीक है. फिर वापस हम हमारा जाना हुआ इस जनवरी फॉर सम रीशूट्स. सो हम 2 दफ़ा जाना हुआ. टोटल जो डेज अगर आप क्या के हिसाब लगाएं तो अराउंड 30 डेज. अच्छा. तो ये अब ज़रा जैसे फैसल का भी सवाल है कि ज़रा नाज़रीन को बता भी दे कि ये है किस बारे में. देख तो रहे हैं कि बहुत सर्दी है लेकिन इसके पीछे जो एक माइंड है मैं चाहूँगी वो बता दें. अभी आप पूरी स्टोरी ना बताएं, एक छोटा सा एक वो दे दें आपके जनाब. ये है रिलीज़ कब होगी, किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? बेसिकली जो स्टोरी है वो इस तरह है कि 2 लड़के होते हैं फ्रॉम कराची, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और उनका एक प्रोजेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. सो वो पहाड़ों में जाते हैं रिसर्च करने के ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान में क्या असरात हैं और आगे क्या इसके प्रॉब्लम्स होंगे. ठीक है. तो उनमें से एक जो होता है वो पहाड़ में वो गुम हो जाता है. जी. एंड उसकी तलाश में फिर जो दूसरा बंदा होता है वो लोकल्स को लेके वो उसकी तलाश में निकलता है. और बेसिकली द एंटायर फिल्म इज़ अबाउट दिस जर्नी ऑफ फाइंडिंग दैट लॉस्ट पर्सन. अच्छा, बेसिकली दिस एंटायर जर्नी इज फाइंडिंग द लॉस्ट जेम्स ऑफ आवर कंट्री. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा लिटिल करीम के हवाले से भी हम ज़रूर बात करें. उनको याद करना बड़ा ज़रूरी है इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा. रोनाल्डो ने उनको बुलाया मिलने के लिए. उन पे स्पेन एक मूवी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है. 2 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं. तो नाम में लिटिल था बट बंदा बहुत बड़ा था. तो प्लीज़ उनका कैसा कैरेक्टर रहा
लिटिल करीम के साथ, अच्छा उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले जो मैंने सुना था ना, अब ऑब्वियसली व्हेन यू रीड अबाउट समबडी यू लाइक कि नहीं, ये बंदे के ऊपर अगर 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं तो मे बी शायद वो आसमानों पे उनके ख्यालात होंगे। नहीं, बट वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने नाइस आदमी, वो आप यकीन करें कि रोनाल्डो ने उनको बुलाया टू टेक अ पिक्चर विथ हिम, इट वाज़न्ट द अदर वे अराउंड। मतलब रोनाल्डो इज़ अ फ़ैन ऑफ लिटिल करीम, राइट। तो हम भी जब गए, हमारी पहली मुलाकात हुई, वो बिल्कुल मतलब पुराने से कपड़े उनके, जो नॉर्मल अटायर है उनका, और बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं वहाँ पे गांव में सारे। तो उन्होंने बड़े इज्जत से हमें रखा और ही वाज वेरी हैप्पी कि वी आर फाइनली समबडी इज़ डूइंग समथिंग टू हाईलाइट दैट कम्युनिटी, जो कि पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता। तो ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट एंड अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। ही वाज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ के जो आप रिसर्च करते हो ना कि अब हम तो शहरी लोग हैं, हमें तो नहीं पता पहाड़ों में एक्चुअली क्या साइंस होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अस कि यार आपकी ये स्क्रिप्ट है तो इसमें ये भी ऐड करो, बिकॉज पहाड़ों में ये भी होता है, राइट। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। और उनका काफ़ी इसमें अराउंड 15 मिनट्स उनकी एक्टिंग भी उन्होंने की है। अच्छा जी, सही। सो उनका भी इसमें एक कैरेक्टर है। सो अब इसमें थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। जितने भी कैरेक्टर्स आप माउंटेनियर्स हैं, दे आर प्लेइंग देमसेल्व्स, दे आर नॉट प्लेइंग अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ समबडी एल्स। अच्छा। तो वो उनके जो एक्चुअल में नाम है, वो फिल्म में भी उनके नाम वही हैं। तो अंकल करीम का भी वही नाम है, लिटिल करीम के नाम से ये इस मूवी में पूरे हैं। सो या क्या एक्सपेक्टेशंस है अरसलान आपकी इस मूवी से? एक्सपेक्टेशन तो इट्स देखें, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, बेशक। बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन वी लॉन्च द ट्रेलर। इतना पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान से हमें मिल रहा है, मतलब जो फिल्म गोवर्स हैं, जो मूवी वॉचर्स हैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इतना ज़्यादा पॉजिटिवली लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। ज़बरदस्त इतनी है माशाल्लाह से। अच्छा, रिलीज़ कब हो रही है ये सिनेमा घरों में, कब हम इसको देखें? सो इसका अभी वी आर प्लानिंग फॉर एंड ऑफ जुलाई या स्टार्ट ऑफ अगस्त, बट वी आर स्टिल लुकिंग एट के और कौन सी मेजर रिलीजेस हो रही हैं उस टाइम। So we don't want to, we don't want our film to compete with any big blockbuster जो उस टाइम में हो रही होगी. So we're looking for the sweet spot. वो भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और बड़ी आप लोगों ने जिंदगी के करीब ये मूवी बनाई है. You know what? आइटम सॉन्ग भी इस तरह की एक मूवी जो है जामी साहब की मूड आई रिमेंबर, बेहतरीन कोलपुर से वो जो ड्रोन शॉट था वो बड़ा ज़बरदस्त था. अरसलान, इस तरीके की मूवीज़ लोग हमारे अंडरस्टैंड भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन आप अभी रिसेंटली फियास्को हमने देखा जहाँ पे हमारी पूरी मूवी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कि जी आप लोकल कंटेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे. बहुत सारे लोग इस पे ये भी कहते हैं कि सपोर्ट करने का होगा तो करेंगे. exactly. तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा आप ज़रूर बात करें कि ये हमारी कहानी है, वो आयटन मम्बा हमारी कहानी नहीं है. दैट्स अ बोरोड कॉन्सेप्ट. ये पहाड़ हमारी कहानी है, वो बलूचिस्तान का कौलपुर रेलवे स्टेशन हमारी कहानी है, कराची का बंस रोड हमारी कहानी है. अपनी कहानियों पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कंटेंट भी वैसे ही निकल के फिर आएगा. एग्जैक्टली. तो इसका देखें, वन थिंग टू अंडरस्टैंड, जो कि मैं प्रोड्यूसर्स और राइटर्स और जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो मेजर जो पाकिस्तान में, उनको एक चीज़ समझने की देर है. आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. आपकी जो ऑडियंस है ना, द पीपल हु वॉच द फिल्म, दे हैव इवॉल्व्ड. They don't want ये डांस नंबर्स एंड आइटम नंबर्स एंड फजूल के रोम कॉम्स. ये ज़माना ख़त्म हो गया. The sooner you accept it, the better it is for you. Yes. Right? So ऐसी बात नहीं है कि there are no writers here या टैलेंट नहीं है या कोई कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है. आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों का थीसिस प्रोजेक्ट्स देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कहाँ से इनके पास ये आइडियाज़ आए हैं, कहाँ से इन्होंने ये शूट किया, कैसे ही किया. बिकॉज इट्स क्वाइट लिटरली अनबिलीवेबल द टाइप ऑफ कॉन्टेंट दैट वी हैव. तो उनको एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर लाइमलाइट में वो नहीं आ रहे. बट अब सोशल मीडिया का दौर है. चलें, तो अल्लाह करे जी कि ये हो जाए जो हम सोच रहे हैं. बेस्ट के लिए और आपकी फिल्म के लिए हमारी बहुत दुआएं. इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बड़ी मुनफरिद हम ये देख रहे हैं. तो अरसलान, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया. तो जनाब, बस अब बेसब्री से इंतजार है हमें इस मूवी का. अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस. वेलकम बैक वंस अगेन. अब आपको बताएं कि अमेरिका में क्रिकेट को फरोग देने का मिशन और मेजर लीग क्रिकेट के इन्वेस्टर ने बेड़ा उठा लिया है. इन्वेस्टर ने अमेरिका में क्रिकेट की बेहतरी के लिए $12 करोड़ जमा किए हैं. इन इन्वेस्टर में पाकिस्तानी निजात अमेरिकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने भी अपना हिस्सा डाला है. मेजर लीग क्रिकेट का मकसद अमेरिका में तारीख की पहली T20 लीग करवाना और मुल्क में खेलों की सहूलियात को बेहतर करना है. MLC अमेरिका में दुनिया भर से मशहूर खिलाड़ियों को दावत देगा.
तो हमारे साथ इस वक्त जो पाकिस्तानी शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ़ को महताज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी कहीं भी होता है ना महक, वो लोहा मनवाता है और ओन करता है चीज़ों को। तो ऐसे ही एक ओन करने वाले शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं अमेरिका में ख़ास तौर पे, और जो इस वक्त सबसे बड़ा ग्राउंड है जनाब अली, वो इनकी देख रेख में है। वो जो है पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। तनवीर साहब, वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अमेरिका और क्रिकेट, आईसीसी ने काफ़ी कोशिश की है कि वहाँ पे परवान चढ़े, क्या सिचुएशन है इस वक्त और क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि आईसीसी ने काफ़ी सारी पहले कोशिशें की हैं, लेकिन कोई कामयाबी नज़र नहीं आई। तो अब ये हुआ है कि जैसे ही अब 3 साल पहले ना कुछ इन्वेस्टर्स ने बेड़ा उठाया, जिसमें माया नाज नेम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी हैं, अडोबी के हैं, ड्रॉप बॉक्स के हैं, और जिसमें मैंने भी काफ़ी सारी कोशिशें की। तो उसको लेके जब हमने एक प्लान बना के एक क्रिकेट कॉम्प्लेक्स को तामीर करने की शुरुआत की, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो थे ना आईसीसी के लिए ओपन हो गई, और जिसके नतीजे में हमें 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी हमें शिरकत का मौका मिल गया। अच्छा तनवीर साहब, फिर ये मुझे बताएं कि इस वक्त जो अमेरिका में इस लीग की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन वैसे स्टेट्स में क्रिकेट एज अ गेम कितना पॉपुलर हो पाया है? सर, इसमें पिछले 3 या 4 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, वो वहाँ पे ना शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि काफ़ी सारी पॉपुलैरिटी है। अब एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करता हूँ कि जैसे मैं ह्यूस्टन से बिलोंग करता हूँ, तो ह्यूस्टन में कम से कम इस वक्त 5000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं, और इसमें तकरीबन 70 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि ह्यूस्टन की लोकल लीग है। सही है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिर्फ एक शहर में कितनी पॉपुलैरिटी। ज़बरदस्त। और जब पॉपुलैरिटी होगी तो यकीनन इस खेल को मज़ीद पसंद भी किया जा रहा है। अच्छा तनवीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर से मशहूर खिलाड़ियों को दावत दी जाएगी, तो यकीनन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो किसी से कम नहीं है, और उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। तो ये प्लान किस तरह से होगा और कब हम देखेंगे कि हमारे फेवरेट प्लेयर्स भी हमें यहाँ पर नजर आएंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि PSL का जो फॉर्मेट है, या दुनिया की जो दूसरी लीग्स है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, वेस्टर्न की CPL है, तो उसमें सेम ही फॉर्मेट हम लेके आएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि पाकिस्तान प्लेयर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिसके जो हम ड्राफ्टिंग सिस्टम करेंगे। PSL में अभी तक जो है ना वो ऑक्शन नहीं हो सका, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम पहले सीजन से ही ऑक्शन करें, ताकि हम IPL जो इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग है उसके साथ कंपटीशन कर सकें। सही है। तो ये जो पहला सीजन है ये कब स्टार्ट होगा, हम कब देखेंगे? बिकॉज वो एक मौसम का भी एलिमेंट आ जाता है ना, तो मैं चाहूंगी कि जरा आप ये भी बताएंगे पहला सीजन कब से स्टार्ट हो रहा है? जी, हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह 2023 में इसको हम जुलाई में लॉन्च करेंगे। अच्छा। ह्यूस्टन का तो खैर ऐसा, और टेक्सास स्पेशली का ऐसा वेदर है कि वहाँ पे तो 12 महीने क्रिकेट हो सकती है। तो अभी तक जो हमने वेन्यू चुने हैं उसमें यही होगा कि ह्यूस्टन, डैलस, सैन फ्रांसिस्को होगा, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क और शिकागो में ये सारी जो मैचेस होंगे इसमें खेले जाएंगे। ओके अच्छा तनवीर साहब, एक चीज़ ये कि अभी कुछ सेलिब्रिटी मैचेस भी हुए स्टेट्स में, जहाँ पे हमने देखा कि जी वो बेसबॉल जो ग्राउंड है उसमें तमाम तर हो जाता है वो चौकोर। अब उसमें बेचारे क्या छक्का लगाएं और क्या चौका लगाएं, फील्डर कहाँ खड़े समझ नहीं आता। आप जो ग्राउंड ओन करते हैं, ये आपने एक तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि जी एक क्रिकेट ग्राउंड इंट्रोड्यूस कराया जी स्टेट्स में, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि क्या कैपेसिटी है उसकी, और इस ग्राउंड को मैनेज करना जी कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? कैपेसिटी जो है ना, मैंने 6 क्रिकेट फील्ड्स अभी बनाई हैं। मैंने 86 एकर्स परचेज किए थे 4 साल पहले, और उसमें सारा काम शुरू किया। एक फील्ड में अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 7 एकड़ की जगह चाहिए होती है। जिस तरीके से मैंने क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने पूरा का पूरा मॉडल जो है वो जो लंदन की लॉर्ड्स ग्राउंड है उसके हिसाब से बनाया गया है। पूरी टफ विकेट्स है उसमें। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो दूसरी ग्राउंड्स होती हैं उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो हमारी जो ग्राउंड है वो पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल लेवल पे है। और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह वहाँ पे नेपाल और US की गेम्स भी हो रही हैं।
ओके तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो वहाँ पे आनी शुरू हो गई है। पूरी की पूरी जो फील्ड है पूरे अमेरिका में वो तो नहीं है इस लेवल की जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल्स की गेम्स करवा सकें या जो मेजर लीग क्रिकेट को लेके मैचेस मुनक्किद करवा सके। लेकिन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जो मेरी फील्ड है उस पर पूरे का पूरा जो है ना वो इंतजाम किया गया कि जैसे ही कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है या कोई बड़े मैचेस होते हैं वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो तनवीर साहब कितने परसेंट यूएस क्रिकेटर्स हम देखेंगे और कितने परसेंट हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स देखेंगे इसमें? I'm sorry, आप दोबारा रिपीट करें, आवाज़ में। जी, मेरी अगर आपको आवाज़ आ रही तो प्लीज़ बताइएगा कितने परसेंट हम यूएस क्रिकेटर्स को इसमें देखेंगे और कितने परसेंट इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो हमें शमूलियत इख्तियार करते हुए दिखाई देंगे? इसमें जो है ना प्लान यही है कि जो एक प्लेइंग 11 होगी उसमें 4 इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना वो हम रखेंगे जैसे बिल्कुल PSL या किसी भी और इंटरनेशनल का फॉर्मेट है। तो उम्मीद यही है कि हमारी जो टीम है उसमें 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलें, बाकी जो है वो सारे लोकल्स होंगे। तनवीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट MCL के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात कर लेते हैं मौसमी फलों की, और ये फल आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। और गर्मियों में न सिर्फ फल बल्कि सब्जियां, एक सैलड का कॉम्बो आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, इनमें से एक नेमत है फल, जिसे हर मौसम के लिहाज से रखा गया। गर्मियों के अलग फल होते हैं, सर्दियों के अलग फल होते हैं, और अगर स्पेशली मैं समर जो ये फ्रूट्स है उसकी बात करूँ तो उनमें ज़्यादातर किस्म होती है जनाब। आम होता है, तरबूज होता है, आड़ू, जामुन, इसके अलावा चेरी होती है, लीची है, और फिर उसके अलावा जनाब कहा जाता है कि आप वाटरमेलन या मेलन जितना यूज़ करेंगे आपका पानी का इंटेक उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस सब पे हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। तो जनाब अली, फल अब गर्मियों में वैसे ही कहा जाता है कि आप प्लीज़ लाइट रहें, लेकिन वो उसका क्या मतलब होता है? हम फलों, कौन से फल कितने मकदार में, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन सी टाइमिंग में खाया जाए? अच्छा, देखिए, फलों का आगाज़ अगर हम सुबह से ही स्टार्ट कर दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सही। और अगर हम ब्रेकफास्ट के साथ ही अपने मील के साथ अगर हम सीरियल ले रहे हैं तो उसमें ही हम कट करके फ्रूट्स ले लें तो भी बहुत अच्छा है। ओके। बिकॉज़ यूजुअली ये होता है कि हम कॉन्स्टिपेशन का बहुत शिकार हो जाते हैं समर्स में भी, स्पेशली बिकॉज़ हम पानी का इंटेक अपना अच्छा नहीं रखते। हमारी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है और जितना भी पानी होता है वो जिस्म से खारिज हो जाता है। वी आर नॉट हाइड्रेटेड वेरी वेल एक्चुअली, तो उसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स का इस्तेमाल सुबह का शुरुआत से ही कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। उससे हमें फाइबर मिल जाएगा, हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। ठीक है। और जैसे अगर कहते हैं कि आप दिन में लंच ना करें, स्किप कर दीजिए लंच, उसकी जगह आप एक सैलड का कॉम्बो ले लें। मैं सिर्फ फल नहीं बल्कि सब्जियों की भी अगर हम बात करें, गर्मियों की जो स्पेशली सब्जियां होती हैं वो सैलड के लिहाज से बड़ी अच्छी होती हैं, तो प्लीज़ ज़रा वो भी बताएं कि आप लंच के में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लंच के अंदर सैलड का बोल ले लेते हैं तो लोगों को ये होता है कि उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा। तो सैलड के बोल के अंदर अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने ले लिए, जैसे सलाद का पत्ता है, ठीक है, उसमें हमने क्यूकम्बर्स हमने डालिए, कुछ टोमेटोज डालिए, तो अगर उसी के अंदर हमने एप्पल कट करके डाल दिया। अच्छा। अब कुछ दिनों में ज़बरदस्त से मैंगोज आ जाएंगे। अब मैंगोज एज सच अगर आपने बहुत ज़्यादा ले लिए तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो कुछ चंक्स आप मैंगो के डालें तो वो जो सैलड का बोल है वो इतना टेस्टी बन जाता है क्योंकि उसमें स्वीट का टच आ जाता है। ठीक है, तो वो बोल आप दोपहर में इस्तेमाल कर लें। उसमें क्या होगा कि आपको पूरा भरपूर फाइबर भी मिल जाएगा, पेट आपका बहुत अच्छा भर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जूस पी लें जी, आप अगर फल नहीं खा सकते या काटने में वो रहा है, जैसे मेरे जैसे बहुत ज़्यादा सुस्त लोग हैं कहते हैं कि नहीं भी काट सकते फल, तो आप फिर इसका जूस पी लें। तो जूस पी लेना या फिर फल को आप खा रहे हैं, ये कुछ दोनों कौन से डिफरेंट भी है या फिर एक ही जैसा आपका इंटेक रहता है? देखिए, बात ये होती है कि हम एक ऑरेंज अगर खा लेते हैं तो उसके साथ हमें फाइबर मिल जाता है पूरा भरपूर। आपने एक ऑरेंज खाया और उसके बाद आपने एक और ऑरेंज खा लिया, आपका अच्छे तरीके से पेट भर जाता है। लेकिन अगर हम एक ग्लास ऑरेंज जूस पीते हैं तो वो 6 ऑरेंजेस से उसका अगर हम 6 ऑरेंजेस को स्क्वीज़ करें तो एक ग्लास जो है वो बनता है। तो आप देखिए कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा उसमें शामिल हो जाती हैं, उसके अलावा शुगर जो होती है वो उसमें बहुत शामिल हो जाती है। अब लोग अगर ये कहें कि जी इसकी जो चीनी होती है वो सेहत
के लिए नुकसानदेह नहीं होती, तो इसमें भी शुगर फ्रक्टोज जो है वो शामिल होती है और इससे भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, डायबिटीज़ इससे भी हो सकती है। तो यहाँ पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है आपने शुगर लेवल्स भी अपने कंट्रोल रखने होते हैं और फाइबर आपके लिए ज़रूरी है। तो फॉर अ चेंज आप बाहर हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, आप एज अ फैमिली और फ्रेंड्स बाहर हैं, तो आपने फॉर अ टेस्ट आपने इंजॉयमेंट के लिए चले ऑरेंज जूस ले लिया, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको फल का खाना आपकी सेहत के लिए बेहतर है, ना कि आप जूस का रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब एक चीज़ और कि हम इतनी अच्छी नेमत को, चाहे वो वाटरमेलन हो या मैंगो कोई भी हो, इतनी अच्छी नेमत को हम खुद जहर बनाते हैं। रमज़ान में हम इस पर काफ़ी बात करते रहे, लेकिन मैं चाहूँगा उसको आम दिनों में भी इस डिस्कशन को अगर कंटिन्यू करें। फ्रूट्स लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, उसमें डालते हैं चीनी और उसके बाद लो बेटा खाओ, तो ये कितना हैज़र्डस डबल चीनी हो जाती है। चीनी तो फलों के अंदर ऑलरेडी कुदरत ने फराहम की हुई है। कुदरत ने तो खुद ब खुद फलों के अंदर एक ऐसी मिठास शामिल की हुई है जिसमें हमें मज़ीद कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे हम खानों के अंदर नमक छिड़क छिड़क के डाल रहे होते हैं, तो वो नमक जो है वो उल्टा जहर बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम फलों के अंदर चीनी डालें, तो ये चीज़ें एडिशनली हम उनके लिए नुकसानदेह बना रहे हैं। अच्छा लोग सब कहते ये कि आप अच्छा अगर तरबूज खा रहे हैं तो आप रात में मत खाएं। वैसे अमूमन ये सुना कि जो आप फल खाते हैं वो आप मगरिब से पहले खा लें, आपकी बॉडी के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये वाकई हकीकत है कि रात में आप ज़रा फल खाने से अवॉइड करें? देखिए, इसमें कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। मतलब कुछ लोगों का जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होता है और उन्होंने अच्छा इनहेरिटेड किया हुआ होता है कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती कि वो रात के टाइम पे खा लें। क्यूकम्बर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मूली का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तरबूज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कोई ऐसी मिथ नहीं है या कोई फार्मूला नहीं है या मैंने कोई किताबों में ऐसी बात नहीं पढ़ी हुई। लेकिन तरबूज हो गया या खरबूजा हो गया या ये जो मेलन फैमिली है या क्यूकम्बर फैमिली है, इसके ऊपर पानी पीना या दूध का इस्तेमाल करना या रात के टाइम इसका इस्तेमाल करना कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कर देता है, कभी कभी स्टमक अपसेट कर देता है। आप अपनी हिस्ट्री को खुद देखिए, ठीक है। हर इंसान की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है, हो सकता है ये चीज़ डाइजेशन हो सकता है ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे, मुझे ना दे, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं बना हुआ, ये कहीं किताब के अंदर मौजूद नहीं। ओके डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे। देखिए बड़ा ज़रूरी है जनाब कि जब भी आप फल खाएं तो ये सोचना कि आपको कौन सा फल सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है कुछ फल से, चीनी ना डालें उसमें, चीनी ना डालें। वेलकम बैक जनाब। अब आपको बताएं कि इस साल ईद उल फितर पर 5 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई। उनमें घबराना नहीं है, दम मस्तम, पर्दे में रहने दो और चक्कर शामिल हैं, और तेरे बाजरे दी राखी। सही बोला वैसे मैंने, है फैसल? अब आपको पता होगा, आप तो पंजाब से हैं। तो जनाब सिर्फ ये जो जिस मूवी का मैंने नाम लिया ना, इसमें जन्नत मिर्जा, और ये सिर्फ पंजाब में रिलीज हुई है, लेकिन सिनेमा घरों में हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज ने धूम मचाई हुई है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी फिल्मों ने ईद उल फितर पर कितना बिजनेस किया? क्या प्रोड्यूसर्स ने जितना पैसा लगाया इन फिल्मों को बनाने में उतना रिकवर भी किया या नहीं? लोग पाकिस्तानी फिल्म से ज़्यादा गैर मुल्की फ़िल्मों नहीं, गैर मुल्की फ़िल्म को क्यों तरजीह उन्होंने दे रखी है? सब पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद। रेहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने देखी है मूवीज़? जी हाँ सर, बिल्कुल देखी है मूवीज़। मैंने घबराना नहीं है देखी है, चक्कर देखी मैंने। अच्छा, चक्करा तो नहीं गए चक्कर देखे? नहीं, असल में वो मिस्ट्री मूवी है और थोड़ा सा उसका मेरे मिजाज के करीब है, तो मैंने वो फिल्म देखी। मिस्ट्री। तो रेहान भाई, पहला और सीधा सवाल ही यही है, जितने लगाए इन प्रोड्यूसर्स ने उनको इतना वापस मिला? सर घबराना नहीं है। मेरे पास 17 दिन की जो फिल्म बिजनेस रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। घबराना नहीं है जो है, इसने 7 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया 17 दिन में। अच्छा। ईद के फ़ौरन बाद। दम मस्तम जो फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी हैं, उसका बिजनेस 6 करोड़ 20 लाख 17 दिन का। पर्दे में रहने दो का बिजनेस 3 करोड़ 60 लाख और चक्कर जो है ये 2 करोड़ 60 लाख 17 दिन का। और तेरे बाजरे दी राखी जो पंजाब में रिलीज़ हुई थी उसका 92 लैक्स है, 92 लाख का बिजनेस उसने 17 दिन में किया। फिल्म में सिर्फ पंजाब में वो रिलीज, उससे पंजाब में रिलीज़ हुई थी वो, उसमें साइमा भी है
लेकिन ये कि घबराना नहीं है, जो 7 करोड़ के अंदर ये फिल्म बनी है ऑलमोस्ट, और इसने अपनी कॉस्ट तो कवर कर लिया और उससे अभी आगे निकल गई होगी। लेकिन बाकी फिल्में जो हैं वो अपनी स्ट्रगल के अंदर हैं, क्योंकि जो शोज़ उनके ईद की छुट्टियों में जो शोज़ थे वो शोज़ बाद में कम कर दिए गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 जब रिलीज़ हुआ था तो उसके बाद वो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल फिल्म है, मार्वल की फिल्म है, और उनके बड़े लॉयल फैंस होते हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उनको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। बाकायदा तो हम सोशल मीडिया पे कैंपेन देखते हैं कि कब आएगा जी, बता दें, जैसा ये हमें लिंक भेज दें या हमें टिकट के बारे में बता दें। अच्छा रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि एक साथ 5 फिल्मों का लग जाना, हम ये देखें कि ये कंपटीशन एक अजीब सा नहीं हो जाता? लाइक जैसे ही ईद आई है तो वो ईद कम लगती है, फिल्मों की भरमार ज़्यादा लगती है, तो ये एक ट्रेंड बना आ रहा है। क्योंकि मैंने देखा था कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे हमने देखा कि जी ईद आती है तो सुपरस्टार की कोई मूवी आ जाती है, हाँ दिवाली आती है कोई मूवी आ जाती है, तो ये ट्रेंड वहाँ से आया, लेकिन ये नुकसानदेह लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो पड़ोसी मुल्क की आपने मिसाल दी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हिंदी कोई कंपैरिजन नहीं है। 1800 फिल्में एक साल में प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ ज़बानों की, 800 से 1000 फिल्में तो हिंदी ज़बान की होती हैं। पिछले 2 साल जो कोविड के गुजरे हैं उसके अंदर वो सिलसिला काफ़ी स्लो रहा, पाकिस्तान में भी, वहाँ पर भी। और आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये पहली दफ़ा आपने सुनी होगी और किसी ने डिस्कस नहीं की होगी, ना कोई मेरे ख्याल में करेगा। कोविड से पहले हमारे पाकिस्तान की जो मार्केट थी वो 100 सिनेमाज थे। पाकिस्तान में 100 सिनेमाज थे, एक्टिव सिनेमाज जो चल रहे थे जिनमें बिफोर कोविड। इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है वो 55 सिनेमा घरों की इंडस्ट्री है आफ्टर कोविड। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्टिव सिनेमा घर हैं वो 55 है, 55। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कोविड में और क्या, बहुत सारे सिनेमा जो है खुले भी तो सही ना। अच्छा, 55 सिनेमा घर हैं, लेकिन हम अच्छा अब सिनेमा घर का मतलब ये है कि बिल्डिंग, अब उस बिल्डिंग में स्क्रीन्स कितनी है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यू प्लेक्स है हमारा राशिद बिनास रोड पे, बिल्डिंग तो एक है लेकिन इसके अंदर 11 स्क्रीन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 100 स्क्रीन्स हैं, 100 स्क्रीन्स पे हमने फिल्में चलानी है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं इस वक्त चूँकि हमें अपना रास्ता नहीं मिला, हमारे फिल्म मेकर्स को, हमारी इंडस्ट्री इतनी मैच्योर भी नहीं है। एक तो लाहौर की इंडस्ट्री का दौर था जो ट्रेडिशनल एक दौर था, वो दौर ख़त्म हो गया। अब सूरत हाल करंट ये है कि हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो एक्साइटेड भी हैं, हमारे एक्टर्स भी अपने आप को स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिल्म मेकर्स अपनी दोस्तियां भी निभा रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि वो कई दफ़ा अपने किसी दोस्त को हीरो या हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेते हैं कि यार कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है वो तो मेरे हीरो या हीरोइन हो गए। फेवरेटिज्म भी है। तो मेच्योर जब इंडस्ट्री नहीं होती तो आप इस तरह के फैसले करते हैं, और जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम होता है कि जी हमारे पर पूरी इंडस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी है। ये जो आपने मेच्योरनेस की बात की है, सॉरी टू कट यू, लेकिन क्या इसमें एक फैक्टर ये नहीं है कि वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जिसको मैं केबल की क्या फीस है 300, 350, 700, 1000, ठीक है, तो जिनको मैं 1000 रुपये दे के पूरा महीना फ्री में देख रहा हूँ, उनको मैं 900 रुपये दे के एक दिन का, एक स्क्रीन का, एक मूवी का मैं क्यों देखूंगा? क्या ये फैक्टर भी? यकीनन मैंने इस पे समा के लिए पैकेजेस भी किए हैं, और जब मैं लोगों से जाके मैंने बात की मुख्तलिफ सिनेमाज में, तो लोगों ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो एक्ट्रेस है, ये एक्टर है जिसको हम रोज़ाना फ्री में देख रहे होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इमरान अशरफ। इमरान अशरफ को लोग अगर ड्रामे के अंदर देख रहे हैं और उन्हीं को 1000 रुपये देकर देखना पड़े, तो फिर एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो लोगों को पुल करे और सिनेमा तक लाए, वो है आपके जानदार स्क्रिप्ट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन क्वालिटी। तो अभी जाहिर है कि हम वहाँ पे नहीं है, कोशिश बहुत हो रही है, हमारे फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे, वो अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहानियों पे, प्रोडक्शन वैल्यूज़ के ऊपर और स्टोरीज पे बहुत मेहनत करनी होगी। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जो मेहनत करते हैं वो शायद वो मूवीज़ में, मेरी नज़र में, ये मेरा ओपिनियन है, बैन हो जाती है। जैसे जावेद इकबाल की अगर मैं बात करूँ, ऐसा क्यों है कि जो मूवीज़ बन रही हैं और अगर लोग उन्हें देखना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं बाहर पजीराई मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ बैन हो जाती है? उसकी वजह ये कि जावेद इकबाल जो थी पहले सेंसर हुई, उसके बाद उसका प्रीव्यू भी कराची में प्रीमियर उसका हो गया, उसके बाद वो दोबारा से सेंसर में गई है। उसकी कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल वजूहात भी हैं जो मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा उस पर बात करना, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो खुद भी नहीं करना चाहते। अच्छा। मैं बहुत उसका एक छोटा सा इशारा दे देता हूँ कि क्या है उसकी वजह ये कि वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती है वो कहानी, तो कोशिश ये थी कि कहीं उसके बारे में नेगेटिव तासुर ना जाए कि वहाँ के लोग बच्चों की किडनैपिंग में और इस तरह की एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा वो इम्प्रेशन बचाने में लगे रह जाएंगे। और मौला जट के साथ क्या हुआ? इतनी हाई बजट और वो एक जो लेजेंड था, उस लेजेंड को हमने कलाशनकोव कल्चर से निकाल के अब मॉडर्नाइज किया, पीपल वर सो आफ्टर इट,
लेकिन इतने बड़े-बड़े स्टार्स उसमें हमने देखे थे। जी हाँ, मौला जट के ऊपर ये है कि जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मौला जट अब बिल्कुल रिलीज़ के करीब है। उसकी दो वजूहात थी। फिल्म बहुत अरसे से तैयार पड़ी हुई है। सबसे पहले उसके स्पेशल इफेक्ट्स का मसला था। स्पेशल इफेक्ट्स जो थे उसके रीडू हुए, जिससे उसका डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं था। दूसरी वजह ये थी कि जो उसका नाम था मौला जट, वो जाहिर है कि ओरिजिनल एक बन चुकी है, तो अर्ली 80s में या लेट 70s के अंदर, तो वो उसके नाम का इशू चल रहा था। प्रोड्यूसर जो उसका ओरिजिनल प्रोड्यूसर था उसने काफ़ी उस पर अमाउंट चार्ज किया और उसने कहा जी मेरी फिल्म का नाम आपने रखा कैसे, तो उस पर भी वो रुकी रही। लेकिन अब ये कि मेरे ख्याल में किसी मुनासिब मौके की तलाश में है। और मैं ये समझता हूँ मौला जट के हवाले से और इस जैसी फिल्मों के हवाले से, थोड़ी देर पहले हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ हमारा प्रोडक्ट स्ट्रांग हो गया ना। मौला जट वो फिल्म है जिसको किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। फवाद खान उसके अंदर है, माहिरा खान उसके अंदर है, शमून अब्बासी है और उसके अंदर हमजा अली अब्बासी उसके अंदर है। तो जब और सबसे बड़ी बात ये कि बिलाल लाशारी की फिल्म है जिनकी यलगार वगैरह भी फिल्म, तो वो मार्वेल की फिल्म की टक्कर की फिल्म मेरी नज़र में पाकिस्तान की मार्वेल समझ लें आप उसको, कि जब वो आएगी तो यंगस्टर्स भी और उसमें जो हम समझते हैं कि डिफेंस का क्राउड भी, उसमें नाज़माबाद का क्राउड, लेजेंड है ना हमारा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उसका नाम और फिर उसके स्टार्स। अच्छा मुझे बताएं रेहान भाई, अब आगे हम देख रहे हैं कि बड़ी ईद भी आ रही है, तो बड़ी ईद पे क्या कोई हमें इंडस्ट्री की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, कोई मूवी, या हम अगर देखेंगे भाई हम सिनेमा बड़ी ईद पे क्यों जाएं, तो क्या वजह हो सकती है, क्या मूवीज आ रही हैं? बड़ी फिल्में जो हैं, एक तो कायद आज़म जिंदाबाद जी, जो अगली ईद के ऊपर जो है कायद आज़म जिंदाबाद आ रही है, और एक मैं लंदन नहीं जाऊंगा जी, हुमायूं सईद, पंजाब नहीं जाऊं वाला हुमायूं सईद, वो सीरीज शुरू हो गई है ना। तो वो ये दो फिल्में जो हैं ये बकरा ईद पर रिलीज हो रही है, लेकिन इनके साथ एक हल्की सी बुरी खबर भी है, जिसको खुदा करे कि बुरी खबर ना हो। वो हॉलीवुड की फिल्म आ रही है थॉर इसके साथ रिलीज हो रही है, जो मतलब हम नजर उतारने के लिए एक कहते हैं कि अल्लाह करे कि बुरी खबर ना हो, और फिर सुना भी देते हैं, और फिर कहते हैं कि जी वो तो हॉलीवुड की है, तो जब ये हॉलीवुड की आएगी, और अब आप ये सोच लें वो थॉर जो है वो ऑल द गॉड्स रियूनाइटेड, आई मीन एक बहुत बड़ी मूवी। और उसके बाद हम कैसे, रेहान भाई थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। तो जनाब अली, हमारी मूवीज़ की ये सिचुएशन है कि जहाँ पे हमने तनकीद भी की, तनकीद की जी, कंटेंट नहीं, लेकिन जो कंटेंट अच्छा है वो उसके साथ हमने क्या किया, बैन कर दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन किरदारों को हम ड्रामा में देखते हैं, अगर हम उन्हीं को फिल्मों में देखेंगे थोड़े बोर हो जाएंगे, तो कुछ नया लाना चाहिए, टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहें कि जी फेवरेटिज्म को हम प्रमोट करें।